गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में एक आप लोगों को होमवर्क दिए थे। लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिए थे जिसमें हम बताए थे कि C60 जो होता है, C60 जो होता है उसमें उसमें एक कार्बन जो होता है, एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाना है। तो आपको कितना पाई बॉन्ड होगा कंपाउंड के अंदर पे और कितना सिग्मा होगा, फटाफट आप लोग अपना आंसर जो आया है चैट पे वो बता दे। जो आंसर आया है वो लोग चैट पे बता दे मेरे में, ठीक है। जो आंसर आया है वो आंसर को आप बता दे मेरे में। किसी का कुछ आंसर आया था? ऐसा लग रहा है कि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग नहीं बनाए हो। ठीक है, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक कार्बन, तो ऐसे चेक करेंगे क्या कि ये जो कॉमन होगा ना दो एटम्स के साथ में, तो एक कार्बन के लिए हम लोग बोलेंगे 1.5 सिग्मा होगा। एक कार्बन के लिए हम लोग का 1.5 सिग्मा बॉन्ड होगा और 0.5 पाई बॉन्ड होगा, ऐसा बोलेंगे। तो एक कार्बन के लिए हो गया, तो 60 कार्बन एटम्स के लिए कितना होगा, तो 60 इंटू 1.5 होगा ये सिग्मा बॉन्ड, और प्लस 0.5 इंटू 60 हो जाएगा, ये इतना पाई बॉन्ड हो जाएगा। इतना पाई बॉन्ड हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 3/2, 60 इंटू 3/2 तो 30 इंटू 3 90 सिग्मा बॉन्ड होगा, और मेरे भाई ये 30 पाई बॉन्ड होगा। तो ऐसा इसका आंसर हो जाएगा, 90 सिग्मा बॉन्ड होगा और माय डियर स्टूडेंट वहां पर आपका 30 आपका पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे को आंसर क्लियर हो गया होगा, सही सही समझ में भी आ गया होगा, अच्छा लगा होगा आपको जान करके। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस या नो, यस या नो जल्दी से बताओ हमें। ठीक है, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। हमें जान करके अच्छा लगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई है, तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोई मेरे से पहले बना पाया था? मेरे से पहले माय डियर स्टूडेंट्स? नो वन। हाँ, कुछ लोग बना पाए थे, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। चलो, अब हमारा डिस्कशन होने जा रहा है आज का लेक्चर। एक बार हमें फाइनली कंफर्म कर दो कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो, यस या नो। यस, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हम लोग जा रहे हैं डिस्कशन करने के लिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिस्कशन करने जा रहे हैं मेरे भाई। तो इंथैल्पी को हम लोग डेल्टा एच, हाँ ये वाला आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का तुम डेफिनेशन तुम पीरियोडिक टेबल पे भी पढ़े हो। ये वाला डेफिनेशन जो है वो तुम पीरियोडिक टेबल पे भी डिस्कशन किए हो, वहां पर भी पढ़े हो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डेफिनेशन। तो मेरे भाई वही लाइन को लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे लिखते थे ये हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, बिल्कुल ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग टर्म में लिखेंगे, इंग्लिश थोड़ा सा अलग ढंग से होगा। हम लिखेंगे चेंज इन इंथैल्पी, द चेंज इन इंथैल्पी, द चेंज इन इंथैल्पी, द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। यही डेफिनेशन वहां पर भी था पीरियोडिक टेबल में। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 1 mole, from 1 mole of gaseous, from 1 mole of gaseous isolated atom, from gaseous isolated atom। माय डियर स्टूडेंट, यही डेफिनेशन वहां पर भी था, यही डेफिनेशन वहां पर भी था,
इसका मतलब था माय डियर स्टूडेंट, अगर एक मोल गैसियस आइसोलेटेड एटम लेंगे तो वहां पर कितना इंथैल्पी का चेंज आएगा। द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम। एक मोल अगर गैसियस आइसोलेटेड एटम से रिमूव करने की बात की जाए तो उसमें इंथैल्पी कितना चेंज होगा। वैसे ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगा मेरे भाई, ये हमेशा एनर्जी जो होगा रिक्वायर्ड होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये गैसियस आइसोलेटेड एटम पे बात होता है, ये गैसियस आइसोलेटेड एटम पे बात होता है। याद रखना, अगर ये गैसियस नहीं होगा तो वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी नहीं होगा, वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी नहीं होगा। ए प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन देगा माय डियर स्टूडेंट, तो इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंस अभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कहेंगे। हाँ, इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो वो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ही होता है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो मेरे भाई तो वहां पे हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान पे रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे तभी आपका आंसर आ पाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये 1 हुआ। ठीक है, आई होप ये लाइंस तुम्हें क्लियर हो गया होगा, समझ में भी चीजें आ रही होगी, तुम्हें अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, तो अब है माय डियर स्टूडेंट आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अगर मान लो कि तुम ए प्लस से निकालोगे, अगर ए प्लस से तुम एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर A2 प्लस बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा। तो इस दौरान इसको अब आयोनाइजेशन सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो इसको हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 कहते हैं। हाँ, अब ये एक बंदा सुमित पूछा सर आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। तो शायद सुमित आपको इस चैप्टर के अंदर में इंथैल्पी का मतलब समझ में आ गया होगा। इंथैल्पी क्या होता है, जो हीट एडिशन होता है या हीट रिमूवल होता है कांस्टेंट प्रेशर में, तो ये सब जो प्रोसेसेस होते हैं ना, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलना कहीं से कोई गलत नहीं है। अगर तुम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो तो कहीं से कोई गलत नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ये सही है। लेकिन ये सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सुमित आई होप जो बात हम कहे तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, फील भी आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट, तुम्हें एकदम विजुअलाइज हो गई होगी चीजें सारी। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डेफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब हम अगला डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। ये डेफिनेशन ऑलरेडी तुम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, ये सब डेफिनेशन तुम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सब में तुम्हें डाउट नहीं आना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको हम लोग बोलने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो तुम कहोगे ये क्या है सर। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उस टाइम में जो एनर्जी रिलीज होती है या जो भी चीजें होती है मेरे भाई, उस टाइम के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, इट इज द चेंज इन इंथैल्पी, इट इज द चेंज इन इंथैल्पी, इट इज द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन, जो न्यूट्रल गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा नाम से। हाँ, यहां पर एनर्जी और इंथैल्पी सेम है। इन चेंज इन इंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम, when 1 mole of gaseous isolated atom gains an electron, जब एक मोल गैसियस आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है तो उस टाइम वाले केस में, उस टाइम के केस में क्या बोलते हैं हम लोग, उस टाइम वाले केस को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। उस टाइम वाले प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप ये लाइन तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल दिखला देते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 होता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 होता है। जैसे कोई एक गैसियस एटम है
और इसमें अगर तुम इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिए तो यहाँ पर A माइनस गैस बन जाएगा, तो यहाँ पर A माइनस गैस बन जाएगा। हाँ अभी बताएंगे, इसलिए एक सेकंड बस रुको। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 कहेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 कहेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गेन हो गया है तो इसमें अब A के ऊपर 2 माइनस आएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 कहेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 कहेंगे हम लोग, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 कह देंगे। तो आई होप ये लाइंस क्लियर हुआ। तुम्हें पहला इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 कहेंगे, अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 कहेंगे। इस तरीके से हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं। अब श्रेया का एक डाउट था कि सर आइसोलेटेड एटम कहने का मतलब क्या होता है। जैसे ये अकेले है, जैसे A2 होता है ना, जैसे N2 O2, वैसे नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेले। आइसोलेशन वर्ड अभी सुनते होंगे आप, कोरोना के टाइम पे ऐसा लाइन सुने होंगे, तो ये आइसोलेशन का मतलब है अकेले होगा, एटम्स के फॉर्म में होगा, अकेले होगा, ठीक है। तो आई होप श्रेया आपको क्लियर हो गया। हाँ एक बात आपको और भी पता होगा, सेकंड जब इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं तो उस टाइम में एनर्जी रिलीज नहीं मेरे भाई, वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस केस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हमेशा सेकंड गेन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। जैसे यहाँ पे यूज नहीं है, वहां पे ऑलरेडी तुम्हें बताया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आपको समझ में आ गया होगा चीजें कि हम क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं माय डियर स्टूडेंट एक तीसरा डेफिनेशन। अच्छा यहीं पर एक टर्म और भी होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये मेरे भाई प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के निगेटिव के साथ में प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल टू नहीं होता है मेरे, ध्यान रखना। ये इक्वालिटी नहीं होल्ड करता, ये प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ अगर हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू गिवन होगा तो आप पुट कर देना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के जैसा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू गिवन होगा तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह पुट कर देना मेरे में, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अलग अलग मतलब है मेरे में। अगर गिवन होगा तो आप ऐसे पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये लाइंस तुम्हें समझ में आया होगा, तुम्हें जान करके अच्छा लगा होगा, खुशियां मिली होगी मेरे भाई। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, लेकिन हाँ तुम ट्रीट करना वैसे इक्वल टू की तरह ट्रीट करना, लेकिन होता नहीं है मेरे भाई। इसमें एक और टर्म होता है कांस्टेंट टर्म, तो वैसे डिफाइंड हो जाता है। तो तुमको फिर गलती कहाँ पे है सर, ये प्रोपोर्शनल कब होता है, एक टाइम होता है, ये ऐसे डिफाइंड ही है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एनर्जी रिलीज होता है, ऋतिक वहां पे एनर्जी रिलीज होती है ना, तो इसीलिए वहां पे निगेटिव में एनर्जी रिलीज को हमेशा निगेटिव पे लिखा जाता है। तो ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये निगेटिव साइन के साथ में डिफाइंड है, ये निगेटिव साइन के साथ में डिफाइंड है। 0 केल्विन में ये बराबर हो जाता है, 0 केल्विन में ये बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये लाइन समझ में आ गया होगा, खुशियां मिली होगी, अच्छा लगा होगा मेरे भाई, ठीक है। अब मेरे में अब तुम्हारे सामने में हम बात करने जा रहे हैं लैटिस इंथैल्पी। ये वाला भी टर्मिनोलॉजी आप पढ़े होंगे, लैटिस इंथैल्पी। हाँ इसको एनर्जी भी बोलोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें जो हो रही है मेरे में कांस्टेंट प्रेशर में बात हो रही है। तो लैटिस इंथैल्पी को हम केवल इंथैल्पी चेन लैटिस इंथैल्पी लिख दो और केवल एल लिख दो, जो तुमको अच्छा लगता है मेरे में वो लिख दो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम दो टर्मिनोलॉजी समझाए तुमको, आयोनाइजेशन एनर्जी, जब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसको हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं। हाँ एक डाउट है सर, आयोनाइजेशन का मतलब तो अनायन और कटायन दोनों ना होता है, आयोनाइज का मतलब, हाँ होता तो है मेरे भाई, होता तो है, लेकिन इन जनरल जब हम टर्म्स डिफाइन कर रहे होते हैं तो उस टाइम में आयोनाइजेशन का मतलब आप केवल कटायन बनाना समझेंगे, आप केवल कटायन बनाने के लिए समझेंगे, अनायन नहीं सोचेंगे। हाँ अगर तुमको अनायन बनाने के लिए सोचना है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिफाइन करते हैं,
तो याद हो गया मेरे भाई। एक बात यहाँ पे साइड पे कहीं पे लिख दो, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी है इसका मतलब कटायन बनाने की बात हो रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है तो अनायन बनाने की बात होती है। तो ये दो टर्म्स हैं जो तुमको कंफ्यूज कर सकता था बाद में कि सर हम लोग तो आयोनाइजेशन का मतलब ये भी समझते हैं, तो नहीं, ये बात आज से ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। हाँ, आयन का मतलब होता है कटायन अनायन दोनों, लेकिन जो टर्म्स हम लोग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, किस तरीके से सोचते हुए हमारे माइंड पे क्या होता है, तो इसको रखते हुए काम करते हैं। हाँ मेरे भाई, अब ये लैटिस इंथैल्पी जो होता है ना, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड का जो एनर्जी होता है उसको बॉन्ड एनर्जी कह रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग डिफाइन किए थे बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि ना कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग काउंट कर लेते हैं, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, इस तरीके से ना बेटा काउंट कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। लेकिन क्या ऐसा कभी बोले है कि एक आयोनिक बॉन्ड है, दो आयोनिक बॉन्ड है? तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना मेरे भाई, ये काउंटेबल होता है, ये काउंट कर सकते हो। जैसे नहीं बचपन में पढ़ते थे काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल बोलते थे, लेकिन आयोनिक बॉन्ड कितना सारा बॉन्ड है आयोनिक में, तो ये काउंट नहीं होता है, अनकाउंटेबल होता है मेरे भाई, इसको काउंट नहीं कर पाते हैं। तो इसी के लिए ये डिफाइंड है मेरे भाई फॉर आयोनिक बॉन्ड्स के लिए। समझ गए ये क्यों ऐसे है? तो इसमें पता नहीं चल पाता है बॉन्ड्स में, तो इसके लिए हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बात कर लेते हैं बॉन्ड एनर्जी, इसके लिए बॉन्ड एनर्जी बात कर रहे थे, बॉन्ड इंथैल्पी बात कर रहे थे। लेकिन आयोनिक बॉन्ड बेटा अनकाउंटेबल होता है, तो जिसको गिन नहीं सकते, तो वहां पर हम इस टाइप का टर्म्स नहीं डिफाइन कर पाते हैं, इस टाइप का टर्म्स को नहीं डिफाइन कर पाते हैं, तो दैट्स वाई ऐसा होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो तुमको सर ये लैटिस इंथैल्पी क्या होता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल ना, जैसे फॉर एग्जांपल माय डियर एग्जांपल से पहले समझा देते हैं, फिर तुमको डेफिनेशन लिखवा देंगे। तो इसका डेफिनेशन भी दो तरीके से लिखा जाता है। जैसे मान लो कोई MX एक आयोनिक कंपाउंड है, MX जो है ये एक आयोनिक कंपाउंड है, और हम एक बात सच सच बोलना चाहेंगे कि जितने भी नेचर में आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं, वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं, सारे, एक भी एक्सेप्शन नहीं, कुछ भी नहीं, सारे सॉलिड होते हैं। तो मेरे में अगर इसको तुम आयंस में तोड़ दोगे, अगर तुम इसको आयंस में तोड़ दोगे, आयंस में तोड़ दोगे मेरे भाई, तो उस टाइम में आयंस में तोड़ने में एनर्जी लगता है, बॉन्ड को तोड़ने में हमेशा एनर्जी लगता है, दो चीज को अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये कोई सा भी आयोनिक कंपाउंड हो सकता है, कोई सा भी आयोनिक कंपाउंड हो सकता है। तो इसको अगर मेटल प्लस अगर ब्रेक करोगे ना बॉन्ड को, तो एनर्जी लगेगा, तो इसको हम लोग प्लस L लिख रहे हैं तोड़ने में। लेकिन वही इस दोनों को लाके जोड़ दोगे ना मेरे भाई, M प्लस और X माइनस को, तो उस टाइम में एनर्जी मिलेगा। अगर M प्लस और X माइनस को जोड़ करके MX बनाओगे ना, तो उस टाइम में एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन पता है एक बात बताना चाहते हैं, ये जो लैटिस एनर्जी वाला डेफिनेशन है ना, लैटिस एनर्जी वाला डेफिनेशन, ये दरअसल मेरे भाई लैटिस एनर्जी वाला डेफिनेशन ये तोड़ने वाला से आया है, तोड़ने वाला से आया है, ठीक है। तो इस बात को तुम थोड़ा ध्यान पे रखना कि कहां से आया है, कोई पूछेगा तो बता देना कि ये वाला तोड़ने वाला से आया है। तो इसलिए हम इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, द चेंज इन इंथैल्पी, द चेंज इन इंथैल्पी, द चेंज इन इंथैल्पी, हम उस वाले से लिख रहे हैं। वरना हम लोग पीरियोडिक टेबल पे दोनों डेफिनेशन को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन जो जिस तरीके से डिफाइंड है उस पे बात करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि बाद में तुम कंफ्यूज करें कि सर कैसे डिफाइंड करिएगा, कैसे डिफाइंड हुआ है। तो मेरे भाई इसलिए आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे डिफाइन करना है। तो हमेशा तोड़ने वाला से डिफाइन करना है। व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, when one mole of ionic compound is converted into gaseous ions, my dear students, जो इंथैल्पी चेंज होगा जब एक मोल आयोनिक कंपाउंड को अपने आयंस में कन्वर्ट कर दोगे, तो उसको हम लोग लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। वहां भी यही डेफिनेशन था, लेकिन वहां पे वाला भी डेफिनेशन लिखते थे जुड़ने से एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे केवल लिखते हैं चेंज इन इंथैल्पी। नहीं तो जुड़ने और ये करने वाला बात करते हैं तो चेंज इन इंथैल्पी का मतलब ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए एक ही टर्म में डिफाइन किया जाता है, जो सही है यही एक्चुअल डेफिनेशन है, ठीक है। तो एक लाइन तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आयंस में ब्रेक करने को हम लोग लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। ये सारा डेफिनेशंस आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है मेरे भाई,
बस यहाँ पे बोल सकते हो रिवीजन चल रहा है, तो वो तो बड़ा आसान चैप्टर लगता है ऐसे थर्मोकेमिस्ट्री। यस मेरे भाई, बहुत आसान है। जैसे NaCl सॉलिड है, NaCl सॉलिड है, तो ये Na प्लस गैस, Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में तोड़ दिया, तो इस दौरान जो इंथैल्पी इन्वॉल्व होगा ना, ये लैटिस इंथैल्पी होगा। इसको हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, लैटिस इंथैल्पी ऑफ NaCl सॉलिड, लैटिस इंथैल्पी ऑफ NaCl सॉलिड, इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ गए? आई होप लाइंस क्लियर होगी। एक और एग्जांपल देना चाहेंगे मेरे में, एक और एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे CuSO4, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है मेरे में, तुम सबको पता है। तो इसको कैसे ब्रेक करेगा? Cu2 प्लस गैस, गैसियस में ही तोड़ना है, ये भी ध्यान रखना, आपको लिखवाया गया डेफिनेशन में गैसियस में ही तोड़ना है। तो इस टाइम में इसका लैटिस इंथैल्पी, अभी हम डेल्टा H लिख रहे, केवल Li भी लिख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे भाई, इसीलिए लिख रहे। कॉपर सल्फेट ये भी सॉलिड होगा। मेरे पता है, एक बात और बताना चाहेंगे तुम्हें, एक आप ब्लू विट्रियोल का नाम सुने होंगे, तो ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड को कहते हैं, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड को। अब पता है यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कैसे, इसको कैसे तोड़िएगा? तो मेरे में जैसे ऊपर वाले को तोड़े ना तुम, आयंस तो इसमें तो ये डॉट क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेरे में, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता रहता है, SO4 2 माइनस और 5H2O अलग, ये अलग है मेरे। ये H2O अपना गैसियस फॉर्म में और जिस भी फॉर्म में हो, जनरली ये भी अगर गैस भी लिख देते हो इसको वेपर के फॉर्म में, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम बोलेंगे, इस रिएक्शन को बोलेंगे ये लैटिस इंथैल्पी है। तोड़ा तो इसको भी किया, लेकिन ये आयंस में नहीं ब्रेक करेगा, पानी एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये नहीं ब्रेक करेगा। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड में, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड, माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से लैटिस इंथैल्पी की तरह डिफाइन होगा। तो आई होप ये लाइंस तुमको समझ में आ गया होगा कि लैटिस इंथैल्पी वैसे पहले से ही क्लियर होगा, लेकिन अब और ज्यादा क्लैरिटी बढ़ गई होगी, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, तुम्हें खुशियां मिल रही होगी मेरे भाई। ठीक है, अब क्या है ना, एक आपको टर्म होता है बॉर्न हैबर साइकिल। तो अभी 3 टाइप का टर्म डिफाइन किए, एक आयोनाइजेशन एनर्जी, कटायन बनाने को। ठीक है, अगर 1 प्लस आएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1, अगर 2 प्लस लाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 भी होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 भी होगा। सुनते जाना मेरी बातों को, यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सवाल बनाने में हेल्प करेगा। इसी तरीके से अगर अनायन बनाने की बात है, तो अनायन बनाने के टाइम में बेटा क्या करेंगे हम लोग, जैसे कोई भी अनायन है, लेट्स से X है, तो X माइनस बनाएंगे, तो उस टाइम में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखा रहेगा, तो वही लिख करना है आपको काम। ये एक सर्टेन स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, अभी सवाल कराएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है ऐसा आयंस में तोड़ना, गैसियस कटायन, गैसियस अनायन। तो ये तीनों अगर समझ में आ गया तो तुम्हें बॉर्न हैबर साइकिल समझ में आ जाएगा। अगर ये तीनों समझ में आ गया तो बॉर्न हैबर साइकिल समझ में आ जाएगा। बड़ा फेमस साइकिल है मेरे में, बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल। ये वैसे ही एनर्जी वाला, इस सब का टर्म्स का यूज पड़ेगा हमें बॉर्न हैबर साइकिल में। तो जैसे फॉर एग्जांपल ना मेरे भाई, फॉर एग्जांपल हम सबको पता, अगर NaCl बनाना है, एग्जांपल नंबर 1, अगर हम बोलेंगे बेटा NaCl बनाना है, NaCl क्या NaCl फॉर्म करना है तुम्हें, तो हम पूछेंगे कैसे बनाओगे, तो तुम कहोगे सर Na को सॉलिड लेना पड़ेगा और Cl2 हमेशा गैस के फॉर्म में मिलता है, लेकिन इसका हाफ मोल लेना पड़ेगा, तब जाकर के सर ये NaCl सॉलिड बन जाएगा। तो हम पूछेंगे ना NaCl बनाने के लिए इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, यानी ये रिएक्शन का ये Na मेटल सॉलिड के फॉर्म में होता है, मेटल सॉलिड के फॉर्म में भी होता है, और Cl2 का कौन सा फॉर्म होता है G, और कितना मोल बनाएंगे 1 मोल, तो इसी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहेंगे। तो डेल्टा HF Cl2 गैसियस फॉर्म में मिलता है, तो ये जो डेल्टा HR होगा, दरअसल ये डेल्टा HF NaCl भी होगा।
लेकिन क्या ऐसे ही लिख देंगे? आपको डेटा में लैटिस इंथैल्पी गिवन होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन होगा, इस टाइप से गिवन होगा, तो कैसे सवाल को बनाएंगे? तो सवाल को बनाने के लिए माय डियर स्टूडेंट, हम Na सॉलिड को पहले गैस में ले जाएंगे, क्योंकि आपका आयोनाइजेशन एनर्जी याद करो डेफिनेशन में क्या है, गैसियस आइसोलेटेड आइटम, हम अंडरलाइन भी किए थे, गैसियस आइसोलेटेड आइटम। यहाँ पे अगर याद होगा तो गैसियस आइसोलेटेड को हम अंडरलाइन भी करके रखे, तो इसको पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी करके कर देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। तो मेरे में जब सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो उस टाइम में जो इंथैल्पी इन्वॉल्व होगा उसको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। सबको पता है ये बात? हाँ, इसको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कह सकते हैं, इसी को इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन भी क्लियर है मेरे में। लेकिन हमको NaCl में तो Na प्लस होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? आयोनाइज करवाना होगा। कितना बार? एक बार। तो एक बार कराना है तो केवल आयोनाइजेशन एनर्जी लिख देंगे और क्या बन जाएगा? Na प्लस बन गया, Na प्लस बन गया, बन गया मेरे में। Cl2, Cl और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। लेकिन ये तो मेरे में 1 मोल का बॉन्ड एनर्जी होगा, तो इसको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि आधा मोल नहीं है, पर मोल गिवन होगा, तो आधा लिखेंगे मेरे में। तो ये क्या बन जाएगा? तुम लोग अच्छा समझ गए सर, ये 2Cl गैसियस बन जाएगा, सॉरी एक ना बन जाएगा, आधा मोल लिए है तो मेरे में एक बन जाएगा, 1Cl बन जाएगा। लेकिन तुमको तो Cl माइनस चाहिए, तो अब पूछेगा क्या करवाना पड़ेगा Cl माइनस के लिए? तुमको सर इस बार इलेक्ट्रॉन गेन करवाना होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाएगा, और मेरे भाई ये Cl माइनस बन जाएगा। तुम अब फिर क्या करिएगा सर? तो मेरे भाई हम बोलेगा फिर कुछ नहीं करना है, इस दोनों को जोड़ दो और यहाँ मिला दो एरो, और जब Na प्लस ये गैसियस फॉर्म में होगा, Cl माइनस भी गैसियस फॉर्म में होगा, और जब इसको जोड़ोगे इस टाइम में लैटिस उल्टा एरो दिखला दो, इधर से मत दिखलाओ, हम तोड़ने वाले से डिफाइन किए हैं तो ऐसे डिफाइन करो, इस डायरेक्शन में लैटिस एनर्जी लगेगा। अब हम बताए थे तुम्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को कर दो, तो मेरे भाई इसका डायरेक्शन इधर, 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 और इसका डायरेक्शन इधर। तो मेरे भाई फटाफट इसको लिख दो, हेस लॉ लगा दो। कैसे लगाएंगे मेरे भाई? डेल्टा HF और लैटिस एनर्जी एक साइड में होगा, बाकी सारे को एक साइड में लिखेंगे। चलो फटाफट कर लेते हैं मेरे भाई। तो फटाफट इस पेज को हम हटा करके इधर लिख रहे हैं। हमको तो याद है क्या क्या लिखना है मेरे भाई, डेल्टा HF लिखना है NaCl का, प्लस लैटिस एनर्जी इक्वल टू मेरे भाई, सबसे पहले Na सॉलिड से Na गैस बनाए तो सब्लिमेशन वाला लगा, सब्लिमेट करने के बाद हम लोग आयोनाइज करवाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी लगा, फिर Cl2 का किए तो बॉन्ड एनर्जी बाई 2 लगा, आधा मोल था इसीलिए। फिर मेरे भाई उसको Cl को इलेक्ट्रॉन गेन करवाए, एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाए तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लगा, फिर जाकर के हमें NaCl बन के मिल गया। तो इस तरीके से लिखेंगे मेरे भाई। तो हमें बताओ एक बार फटाफट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हम तुम्हें कोई सा भी क्वेश्चन दे तो क्या तुम लिख लोगे क्या? यस या नो चैट पे बताना है। यस, वेरी गुड मेरे भाई। चलो तो इस बार तुमको क्या करना है ना, CaCl2 बनाना है, CaCl2 बनाना है मेरे भाई। CaCl2 का डेल्टा HF करके लिखना, हम रिएक्शन लिख देते हैं, बाकी तुम लोग करना। कैल्शियम मेटल होता है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, और Cl2 गैस फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे देख लेना कितना आयोनाइज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा? CaCl2 सॉलिड बन जाएगा, ये डेल्टा HF कहला जाएगा। हम तुम्हें 2 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट पूरा लिख के दिखलाओ, वैसे ही एरो दिखलाना पड़ेगा और बॉन्ड को तोड़ने वाला दिखलाना पड़ेगा। आराम से बनाओ, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से सब कुछ सही सही बनाना है। ठीक है, जिसका हो जाएगा वो चैट पे हमें जवाब देगा।
जिसका हो जाएगा वो हमें चैट बताएगा सर कि कंप्लीट हो गया है मेरा। कंप्लीट हो गया अर्चित, वेरी गुड अर्चित। तो चलो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं मेरे भाई। डन हो गया, बहुत होगा, डन हो गया। तो पहले तो कैल्शियम सॉलिड से हम कैल्शियम गैस बनाएंगे, फिर कैल्शियम को इस बार कैल्शियम 2+ बनाना होगा। हो सकता है तुम 2 बार करके प्लस बनाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार +1 बनाए होंगे, एक बार +2 बनाए होंगे, कोई बात नहीं, हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे सब्लिमेशन लगा होगा, यहाँ पे एक बार जब आयोनाइज किए होंगे तो कैल्शियम प्लस बना होगा, फिर जब दोबारा आयोनाइज किए होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 लगा होगा, और फिर कैल्शियम 2+ बन गया होगा गैसियस फॉर्म में। मेरे भाई इसी तरीके तो Cl को बॉन्ड एनर्जी दिए होंगे तो क्या बन गया होगा, 2Cl गैस बन गया होगा। अब इसको तुम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 के लिए 2 मोल्स देना पड़ेगा, और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन ही गेन करवाना है, ये भी ध्यान रखना। 2 गेन करवाना होता तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 लिखते, तो 2Cl माइनस बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे मेरे Cl2 को, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी दिए है, बॉन्ड एनर्जी एक ही Cl2 था तो बॉन्ड एनर्जी देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देना पड़ेगा। ठीक है, बन गया मेरे भाई। अब यहाँ पर इसमें प्लस लगा देंगे, इस पे ऐसे एरो मार देंगे, और इसको हम बोलेंगे कि ये जो एनर्जी होगा ये लैटिस एनर्जी होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग उसके कटायंस और अनायंस में। तो इसका एनर्जी वाला लिख देंगे रिलेशन। कैसे लिखेंगे मेरे भाई, तो डेल्टा HF और लैटिस एनर्जी आपको दिख रहा होगा एक साइड में होगा सर, बाकी सारा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस बॉन्ड एनर्जी प्लस 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस मेरे भाई, और कोई प्लस कहाँ आएगा, इतना ही तो आएगा मेरे भाई। तो ये हो जाएगा। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, खुशी मिला होगा। एक और लिखने के लिए देंगे मेरे भाई, एक और लिखने के लिए देंगे तुम्हारे खुशी के लिए मेरे भाई। तो सबका सही हुआ होगा, हमें अच्छा लग रहा है देख करके तुम लोगों ने बना लिया था मेरे भाई। ये वाला हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देंगे लास्ट मेरे भाई, ठीक है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल Al2O3 का देना चाहते हैं। Al2O3 सॉलिड का हम देना चाहते हैं, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका भी डेल्टा HF का लिखना है, डेल्टा HF लिखना है मेरे भाई। कैसे लिखोगे, तो एल्यूमिनियम सॉलिड होता है, यहाँ पे 2 मोल्स एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, आपको 3 मोल्स 3/2 मोल्स O2 गैस लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये Al2O3 बन जाएगा। तो फटाफट मेरे भाई इसका भी लिखिए आप लोग रिलेशन, ये डेल्टा HF हो जाएगा क्योंकि एक ही मोल Al2O3 बनाना है। तो फटाफट लिखिए मेरे भाई जल्दी जल्दी, केवल लाइन डायग्राम भी बना देंगे तो चल जाएगा मेरे भाई, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप बस लाइन बना देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बना करके हमें बताओ मेरे भाई। जिसका आ जाएगा, जिसका कंप्लीट हो जाएगा, वो फटाफट हमें चैट पे बताएगा। बन जाएगा तो बताइएगा, डन लिखिएगा आप लोग। डन हो गया, वेरी गुड। चलो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो ये एल्यूमिनियम है,
तो पहले तो एल्यूमिनियम गैस बनाना पड़ेगा। कितना एल्यूमिनियम? 2 बार। तो 2 टाइम्स डेल्टा एच सब्लिमेशन लगेगा। ठीक है, अभी लिखेंगे नहीं उतना, बस यहाँ पे लिखते चलेंगे एरो में ही। और एल्यूमिनियम गैस को एल्यूमिनियम 3 प्लस गैस बनाना पड़ेगा 2 बार। 2 बार तो सबका दुगना लगेगा। केवल हम चार्ट बनाएंगे, बाकी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा मेरे में, उतना ही से समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब O2 वाला के लिए बात करेंगे। अभी सबका लिख देंगे कि एरो में क्या आएगा मेरे में, अभी लिख देंगे कि एरो में क्या आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है मेरे में, तो O2 में तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड, तो ये कितना O मिल जाएगा? 3 ऑक्सीजन एटम्स का गैस मिले, ये 3O है मेरे में ऑक्सीजन। अब इसको हम लोग O2 माइनस बनाना है, वो भी 3 मोल्स, तो 3O2 माइनस बनाएंगे, कैसा? गैसियस फॉर्म में। और मेरे भाई इसको तोड़ेंगे तो ये ऐसे लैटिस इंथैल्पी के बराबर। अब बाकी तो आप लिख लीजिएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना लगेगा? 2 टाइम्स डेल्टा एच सब्लिमेशन लगेगा। यहाँ पे मेरे में 2 टाइम्स आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2 भी लगेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस भी बनाना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2 और 3 तीनों लिखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए अगर बात करें, तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा माय डियर? बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो कितना मोल्स तोड़ना है? 3/2 इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O बॉन्ड। फिर कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स? ये बॉन्ड को तोड़ने के बाद 3 मोल्स ऑक्सीजन मिल गया। अब 3 मोल्स ऑक्सीजन मिल गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन कराना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1, फिर O2 माइनस बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2, और सारा एरो को लिख देंगे, तो इस तरीके से वो बन जाएगा। तो आई होप ये सारी बातें तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, खुशियां मिली होगी माय डियर स्टूडेंट। एक बार जल्दी से चैट पे बताओ हमें समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो ये था मेरे भाई सारा बॉर्न हैबर साइकिल। हाँ, ये सबका आपको डेटा गिवन रहेगा, आपको वो डेटा में पुट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आंसर्स निकालने होंगे। तो वो तो कोई मतलब नहीं है मेरे भाई कि हम क्लास में डेटा दे दे करके क्वेश्चन कराएं, तुमको लिखने के लिए आना चाहिए और वैल्यूज को पुट कर लेगा कोई भी मेरे भाई। ठीक है, अब हम अगला टाइप का इंथैल्पी बात करने जा रहे हैं। अगला टाइप का इंथैल्पी बात करने जा रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, कोई कुछ लिख रहा है सर इससे इक्वेशन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है? बेटा क्वेश्चन बताए ना आपको कि वैल्यूज आपको गिवन रहेगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपको निकालना रहेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको निकालना रहेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो मेरे भाई तुम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जानते होगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तुम लोग जानते होगे मेरे भाई। इसको हम लोग शॉर्ट में डेल्टा एच एन ई यूटी लिखा करेंगे, डेल्टा एच एन ई यूटी लिखा करेंगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करके लिखेंगे। तो बोले हाँ बिल्कुल, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, आपको जो लेटर से मन है ठीक है उससे आप लिख दीजिए सर, बिल्कुल मेरे भाई वैसे ही लिखेंगे। तो सवाल है कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? सवाल है कि जब एसिड बेस रिएक्शन होता है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट प्लस पानी वाला ही है। हमारे यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में सॉल्ट प्लस पानी वाला ही है। एसिड बेस जब भी रिएक्ट करेगा, एसिड बेस जब भी रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर वाला ही होगा। यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स है पानी। इस केस ऐसा हर जगह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड है कि एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेगा तो हमारा सॉल्ट प्लस पानी बनेगा। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। हाँ, यहाँ पर जो एसिड्स होगा वो H प्लस ही देगा, ये भी फिक्स्ड है। वैसे आप बताए थे मेरे भाई एसिड्स लुईस के होते हैं, ब्रॉन्स्टेड के होते हैं मेरे भाई, तो ये एसिड्स H प्लस देंगे और बेस OH माइनस देंगे। ठीक है, ये फिक्स्ड है हमारा। पानी वाला बात करें, सॉल्ट बनाने का तो बताए थे, कटायन आता है, अनायन आता है, ये सारी बात हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में तुम्हारे सामने बात किए थे। तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत सारा मिलवाए भी थे, आप लोग बनाए भी थे मेरे में, अच्छा से और प्रैक्टिस भी करिएगा ताकि आपका जब टेस्ट हो उसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस भी आपका हो।
ठीक है, तो ये इस टाइप से हुआ मेरे। जैसे तुम बहुत मतलब थोड़ा सा और क्लियर करिए ना, तो जैसे मेरे में एग्जाम्पल के तौर पे अगर HA एक एसिड है, पानी में एसिड एक्वस में बिहेव करेगा, और बेस BOH है मेरे एक्वस, तो लेट से यहाँ पर मेरे में AB सॉल्ट बन गया, A माइनस आएगा और B प्लस होगा, और H2O बन गया मेरे। तो दरअसल एसिड्स H प्लस और OH माइनस। अच्छा मेरे भाई, जो न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, तो एक बात और बताना चाहिए, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा निगेटिव होगा, ये हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा एनर्जी रिलीज होता है। न्यूट्रलाइजेशन जब भी होता है ना, तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होता है। बहुत अच्छा, समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जब तुम्हें ये बात समझ में आ गई मेरे भाई, तो ये एकदम लाइंस क्लियर हो गया। अब एक बात और बताएंगे मेरे भाई, एक बात और बताएंगे, यहाँ तक लिख लिए होंगे, वो एक बात क्या, बहुत सारा बात बताइए, अरे मेरे अभी एक बात बताएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी बात बताएंगे आपको, ठीक है। तो मेरे भाई, जब H प्लस और OH माइनस आता है, सुनना मेरी बातों को, H प्लस और OH माइनस H2O बनाता है, याद करो ये H प्लस और OH माइनस मिलने का रेट बहुत ज्यादा होता है, तुरंत फॉरवर्ड में चला जाता है, यानी हाईली स्टेबल होता है। क्या है, KW का वैल्यू 1/KW हो जाता था, 10 का पावर 14 बन जाता था। तो दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, पानी बनने का टेंडेंसी। अब यहाँ पर मेरे भाई, जब H प्लस और OH माइनस आता है ना, तो उस टाइम में इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज होता है। अगर कैलोरी में बात करोगे माय डियर स्टूडेंट, तो ये आएगा माइनस, माइनस का मतलब ये रिलीज होता है, इसलिए माइनस में होगा, किलो कैलोरी पर मोल। एक मोल अगर H प्लस, एक मोल OH माइनस आएगा, तो उस टाइम में 13.6। कोई हमें बताओ कि इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करके 57 आता है क्या? तो हमें बताएगा जल्दी से, 13.6 इंटू 4.2 57 के अराउंड आता है क्या? यस, 56 के अराउंड आता है, 57 के अराउंड आता है। इसलिए ना मेरे भाई, इसका वैल्यू ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -57 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, ये डेटा है, किलो कैलोरी में लिखोगे तो इतना हो जाएगा और 57 हो जाएगा। ठीक है, 4.2 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो दरअसल होता क्या है ना मेरे भाई, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, केस नंबर 1, ये सब आयोनिक वाला, अगर आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ाई हो चुका है सिंस आप लोग का, तो मेरे भाई आपको ये बहुत आसान लगेगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होगा मेरे, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, बोथ मतलब यहाँ पे एसिड एंड बेस का बात हो रहा है, एसिड एंड बेस, बोथ का मतलब यहाँ पर एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग, और दोनों बेटा स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है मेरे में, तो तुरंत H प्लस और तुरंत OH माइनस छोड़ेगा, तुरंत H प्लस और तुरंत OH माइनस छोड़ेगा। तुम बोलोगे हाँ सर, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं। तुम लोग एग्जाम्पल दीजिए तो हमें। तो मेरे भाई HCl एक्वस, सब एसिड ये सब बेस कहाँ पे बिहेव करता है, NaOH एक्वस, तो ये क्या बना लेगा मेरे में, तुम सबको पता है कि NaCl और पानी बना देगा, और ये तुरंत बना देगा मेरे में। अगर दोनों का इक्वल मोल्स लिए होंगे तो तुरंत पानी बन जाएगा। ठीक है, पानी बन जाएगा। तो यहां पर अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है मेरे भाई, केस नंबर 1, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में पूरा पूरा रिलीज होता है, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना नहीं होता है, ये अपने आप टूट जाता है। बॉन्ड्स क्या होते हैं मेरे भाई, वीक होते हैं, तो अपने आप टूट जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं। तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो रिलीज होता है, यहाँ पे पूरा पूरा रिलीज हो जाता है मेरे में -57, और इसी को -13.6 किलो कैलोरी पर मोल लिख सकते हो, पर मोल लिख सकते हो, इस केस में कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? जब कब मेरे भाई, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप इतना एनर्जी रिलीज करेगा। तुम हाँ बिल्कुल सर सही है, ये H प्लस आएगा, इसका OH माइनस आएगा, और उस केस में इतना होगा। क्यों, दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो आसानी से H प्लस दे दिए। लेकिन याद नहीं है मेरे भाई, अगर वीक वाला होता था, अगर वीक वाला होता था तो उस टाइम में बॉन्ड को तोड़ने में हमें थोड़ा एनर्जी लग जाता था। अगर वीक वाला होता था मेरे भाई, तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लग जाता था। याद आ रहा होगा तुम्हें?
तुम कहोगे हाँ सर आप सही बोल रहे हैं कि बॉन्ड को तोड़ने में उस टाइम में एनर्जी लग जाता था। ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये लाइंस तुम्हें अगर क्लियर हो गया है तो यहां पर देखते हैं मेरे में। ये लाइन तुम सबको क्लियर है। तो केस नंबर 2 बात कर रहे हैं। केस नंबर 2 बात करना चाहेंगे मेरे भाई। क्या बात करना चाहेंगे? इफ एनी वन ऑफ देम, इफ एनी वन ऑफ देम इज वीक, कोई भी एक वीक हो, अगर दोनों वीक होगा तब भी बात करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, चिल रहने का। खुद सोचो अगर एक भी वीक हो गया मेरे भाई तो क्या हमको इतना एनर्जी रिलीज होगा या उससे कम होगा? क्या लगता है तुम्हें? रिलीज एनर्जी क्या -57 किलो जूल पर मोल होगा या उससे कम होगा? ज्यादा या कम? कम होगा, क्योंकि मेरा कुछ एनर्जी सम अमाउंट ऑफ, सम पार्ट ऑफ एनर्जी, some part of energy will be utilized in ionization, आयोनाइजेशन में यूटिलाइज हो जाएगा, आयोनाइज करवाने में, ब्रेक करने में चला जाएगा। यस, ब्रेक करने में चला जाएगा। पीछे वाले कर रहे हैं हमें भी किसी को ब्रेक करना है। अरे मेरे भाई वो ब्रेक का नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर एग्जाम्पल ले तुम्हारे सामने में तो CH3COOH, CH3COOH एक्वस प्लस NaOH एक्वस, NaOH एक्वस, ठीक है, ठीक है, NaOH एक्वस। तो यहाँ पे मेरे भाई CH3COO Na बन तो जाएगा, बन तो जाएगा मेरे भाई, पानी रिलीज तो हो जाएगा, लेकिन तुम सबको पता है कि इसको तोड़ने में एनर्जी चला जाएगा, इसको तोड़ने में मेरा एनर्जी चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है मेरे में, तोड़ने में एनर्जी चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे भाई अगर डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन लिखना चाहते हो तुम, ठीक है, इसको मेरे भाई आयोनाइज करने में थोड़ा सा एनर्जी लगेगा, COO माइनस प्लस H प्लस में, यानी कि यहाँ पर कुछ आयोनाइजेशन होगा, डेल्टा H आयोनाइजेशन, डेल्टा H आयोनाइजेशन लिखे हैं तो मेरे भाई -57 किलो जूल पर मोल, अगर एक एक मोल है, ठीक है, किलो जूल पर मोल, प्लस मेरे भाई डेल्टा H हमें न्यूट्रलाइज आयोनाइजेशन वाला लगेगा, यहाँ पे प्लस आयोनाइजेशन वाला लगेगा। तुम कहोगे हाँ सर आप सच बोल रहे हैं, आप सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो ये लगेगा उस केस पे ये लगेगा। तो आई होप ये तुम्हें जान करके अच्छा लगा होगा, खुशी मिली होगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये लाइंस तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि उस केस में -50 की, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, किलो कैलोरी पे अगर लिखोगे तो -13.6 किलो कैलोरी पर मोल प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन। अगर किलो कैलोरी पे दिया रहेगा डेल्टा तो आप किलो कैलोरी वाला यूज करेंगे। तो आई होप ये लाइन समझ में आ जाए। अगर मेरे भाई दोनों वीक होगा तो क्या होगा मेरे भाई? क्या लगता है, दोनों का आयोनाइजेशन वाला लेना होगा या किसी एक का लेने से काम चल जाएगा? क्या लगता है तुम्हें? अगर दोनों वीक हुआ, दोनों वीक हुआ, हाँ यस, दोनों का आयोनाइजेशन 1 प्लस आयोनाइजेशन 2 लेना पड़ जाएगा, 1 प्लस 2 लेना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें सोचना है मेरे भाई, दोनों का लेना होगा, एक से काम नहीं चल जाएगा। तो आई होप आप सोचने लग गए मेरे भाई। तो हम तुम्हें यहाँ पर से कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न देना चाहते हैं मेरे भाई, तुम लोग फटाफट बनाते चलना, हम लोग खुशियां मनाते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, इस पेज को हम हटा रहे हैं, तो इस तरीके से सोचना होगा जो कि हम यूज करवाएंगे अभी क्वेश्चन। तो एक एक करके क्वेश्चन देंगे मेरे भाई। फाइंड डेल्टा एच आर, डेल्टा एच आर ये सारे न्यूट्रलाइजेशन वाले ही रहेंगे, तो वही डेल्टा एच आर का मतलब डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन निकालना होगा। प्रश्न नंबर 1 है, पहला प्रश्न देंगे, फिर पहला प्रश्न का आपसे सॉल्यूशन लेंगे। 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 MHCl, इसको मिक्स किया गया मेरे भाई 500 मिलीलीटर ऑफ, वही डेटा है आपका डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, जो आपका डेटा है 13.6 किलो कैलोरी वाला है, किलो कैलोरी वाला है मेरे भाई। ठीक है, आपको जो भी डेटा भी गिवन होगा किलो कैलोरी पे गिवन होगा। तो 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 M NaOH, फटाफट बनाओ मेरे भाई, वही है 13.6 किलो कैलोरी वाला यूज करेंगे, किलो कैलोरी वाला यूज करेंगे, ठीक है।
मैं बताना जिसका आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, कितना किलो कैलोरी रिलीज होगा, हमें जल्दी से आंसर देना फटाफट मेरे भाई, बहुत आसान है, हलवा चीज है। केवल H प्लस और OH माइनस देखो और स्ट्रॉन्ग है कि वीक है ये देखो, बस आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, -57 आएगा। फिर 13.6 भी नहीं होगा, 1 मोल थोड़ी है मेरे भाई। 13 × 5, 13 का कितना होगा, 65, 65 से तो ज्यादा ही कुछ होगा ना, 0. हाँ, अर्चित का लग रहा है सही है मेरे भाई, अर्चित का आंसर सही लग रहा है। तो सॉल्यूशन पे आएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर H प्लस कितना आएगा, तो 0.1 इंटू ये हाफ हाफ लीटर, हाफ लीटर है मेरे में, 0.5 लीटर है, तो 0.1 इंटू 0.5, तो मेरे भाई ये कितना मोल्स आ गया, 0.05 मोल्स आ गया। और मेरे भाई यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो OH माइनस भी उतना ही आ गया, 0.05 मोल्स आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पर डेल्टा HR रिलीज होगा मेरे भाई, यहाँ पे -13.6 इंटू 0.05 हो जाएगा। तो इसका आंसर जैसा हमें लगता है कि 13×5 = 65 होता, तो 65 से तो ज्यादा आएगा, और भाई 100 हो जाएगा। तो ये जैसा अर्चित का आंसर आ रहा है वही आंसर होना चाहिए, -0.68 किलो कैलोरी हो जाएगा इस रिएक्शन का। जिसका जिसका ये आंसर आया है उस खुशियां मनाए मेरे भाई, उसका आंसर सही है। ठीक है, चलो अगर ये गलत हुआ तो अगला सही होना चाहिए। आप मोल्स देखेंगे, पर मोल आपको डेटा गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m HCl है, 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m HCl है, प्लस 500 मिलीलीटर ऑफ 0.2 m NaOH है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कितना न्यूट्रलाइज होगा, कितना न्यूट्रलाइज होगा, कितना न्यूट्रलाइज होगा मेरे में। और कितना आंसर आएगा वो भी बताना है। सेम, फिर सॉरी तो क्या माने, यस सेम आंसर आएगा, क्योंकि मेरे भाई H प्लस और OH माइनस, H प्लस का मोल 0.05 मोल होगा और OH माइनस का मेरे भाई 0.1 मोल होगा। लेकिन ये न्यूट्रलाइज हो करके ये आपको फाइनली फाइनली मेरे भाई ये जो मिलेगा तुम्हें वो 0.05 मोल ही रिलीज होगा। तो इसी से हम निकालेंगे डेल्टा एच कितना न्यूट्रलाइज हुआ, वही ना रिस्पॉन्सिबल होगा एनर्जी के लिए। तो मेरे पास सेम आंसर आ जाएगा, -13.6 इंटू 0.05, तो मेरे भाई ये डेल्टा HR इक्वल टू -0.68 किलो कैलोरी आ जाएगा, किलो कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी लाइन तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे भाई, तुम्हें जान करके अच्छा लगा होगा, खुशियां मिली होगी। ठीक है, अब मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना। 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m H2SO4 है, H2SO4 है, प्लस 500 मिलीलीटर ऑफ 0.2 m NaOH है। फटाफट इसका बताओ मेरे भाई, थर्ड नंबर प्रश्न का जवाब। थर्ड नंबर प्रश्न का जवाब बताओ।
जिसका आ जाएगा वो चैट पे जवाब देगा मेरे में, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, इसका जस्ट दुगना हो जाएगा कि जो कि 1.36 हो जाएगा। यस, वेरी गुड। तो माय डियर जो यहाँ पर H प्लस और जो OH माइनस आएगा और जो H2O बनेगा मेरे भाई, इससे जो मिलकर के H2O बनेगा, तो ये मेरे भाई 0.0, ये 2H प्लस देगा, 2 मोल्स, याद रखो H2SO को 2H प्लस देगा। कंप्लीट होगा, अगर Ka का वैल्यू नहीं गिवन रहता तो कंप्लीट मानेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 0.1 मोल और ये भी 0.1 मोल आ जाएगा। तो ये जो बनेगा तुम्हारा, ये भी कितना बनेगा 0.1 मोल, तो डेल्टा HR हो जाएगा आपका -13.6 इंटू 0.1, जो कि डेल्टा HR आ गया आपका -1.36 किलो कैलोरी रिलीज हो जाएगा। इतना आंसर हो गया। तो आई होप ये सारा प्रश्न को करके आपको अच्छा लग रहा होगा, खुशियां मिल रही होगी मेरे भाई। अब हम तुम्हें और 2-3 प्रश्न और कराएंगे जो तुमको कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देगा। इस टाइप से क्वेश्चंस तुम्हारे जेईई में आते हैं, जेई एडवांस, मेंस में नहीं मेरे भाई, उसका औकात भी नहीं है मेंस का ये सब पूछने का। तुमको इतना का औकात नहीं है, हाँ मेरे भाई, इतना का भी औकात नहीं है मेंस का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एडवांस पूछेगा, वो भी सबको बहुत बोला जाएगा हाई लेवल प्रश्न, वो ये सबको हाई लेवल कहा जाता है। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, अब इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करना है, लेकिन अब आपको 2 इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं। डेल्टा H आयोनाइजेशन जो है NH4OH का, NH4OH एक वीक बेस होता है, इसका 2 किलो कैलोरी पर मोल दे रहे हैं। और मेरे भाई डेल्टा H आयोनाइजेशन आपको CH3COOH का भी दे रहे हैं, CH3COOH का भी दे रहे हैं, ये 1 किलो कैलोरी पर मोल। ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, 1 किलो कैलोरी पर मोल दे दिया। ठीक है, कोई तो रीजन होगा, किस चीज का रीजन पूछ रहे हो मेरे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जेई एडवांस का, मेरे भाई बोल सकते हो कि तो और क्या पूछने के लिए ही क्या बचता है मेरे, और पूछने के लिए ही क्या बचता है। अगर मान लो थर्मोकेमिस्ट्री पूछेगा तो और क्या है मेरे भाई, बॉन्ड हैमर साइकिल पूछेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाला, ऐसा थोड़ी पूछेगा मेरे भाई। 1 MHCl प्लस मेरे भाई 1 लीटर, ये थोड़ा सा तो कम से कम बुद्धि लग रहा है कि आयोनाइजेशन जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, कम से कम इतना तो है। 1 लीटर 1 m NH4OH, 1 लीटर 1 m NH4OH है मेरे भाई। तो इसका आपको डेल्टा HR निकालना, वही क्वेश्चन चल रहा है मेरे, वही सारा क्वेश्चन चल रहा है। जल्दी बताओ मैं, फास्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करो ताकि हम लोग टाइम पे कंप्लीट कर लें। और भी कुछ कुछ चीज बताना है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं बताना है। ठीक है, आ गया किसी का नहीं, तो मेरे भाई H+1 आ जाएगा, OH माइनस भी 1 आएगा, पानी भी 1 मोल, पानी भी 1 मोल बनेगा। तो तुम कहोगे सर डेल्टा HR भी तो वही होगा, फिर मेरे में एकदम होगा 13.6, लेकिन यहाँ पे डेल्टा H आयोनाइज में भी तो लगेगा, इसमें आयोनाइजेशन में लगेगा कितना, तो NH4OH एक वीक है, ये वीक बेस है, इसको आयोनाइज कराने में लगेगा कितना, लगेगा 2। तो मेरे में डेल्टा HR आ जाएगा -11.6 किलो कैलोरी। समझ गए? तो आई होप तुम्हें लग रहा है ये तो मजाक है सर, मजाक मजाक चल रहा है, सब क्वेश्चन इतना हलवा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जेई में आता है सर। हाँ मेरे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, तो आप बिल्कुल नहीं टेंशन लेंगे, आप एग्जाम में आराम से बना लेंगे मेरे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको, 500 मिलीलीटर
ऑफ 1 mH2SO4, ठीक है, 500 मिलीलीटर ऑफ 1 mH2SO4, इसमें हम 500 मिलीलीटर ऑफ 2 mNH4OH मिला रहे हैं। जल्दी से बताओ फटाफट, मेरे में एकदम जल्दी जल्दी बताना है, लेट एकदम नहीं करने का, लेट एकदम नहीं करना है, ठीक है। जिसका आंसर आ जाएगा वो बताएगा चैट पे मेरे में। जल्दी बताओ। आ गया 557 लगता आया आंसर मेरे में। हाँ, ऋषि अग्रवाल का सही है मेरे में। तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस कितना कितना होगा मेरे भाई, तो 500 को तुम मल्टीप्लाई करोगे, ये दरअसल 2H प्लस देगा, 2H प्लस देगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, जस्ट ट्वाइस M हो जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगा, ये 2M पहले से ही है, तो 2 इंटू 0.5 1 मोल बन जाएगा। तो दरअसल जब ये H2O देगा तो ये 1 मोल देगा मेरे भाई, 1 मोल देगा। तो यहाँ पे जब डेल्टा HR होगा तो यहाँ पे -13.6 तो लिखेंगे, लेकिन साथ में मेरे भाई हमको आयोनाइज कराने पे लगेगा। कितना मोल OH माइनस आया, 1 मोल, तो 2 इंटू 1। ये भी ध्यान रखना, मोल्स भी मैटर करेगा। अगर आप मोल्स को बदलेंगे तो मोल्स भी मैटर करेगा। इस हम पे 1 मोल्स दे रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तुम्हें, ध्यान रखना। +2, तो मेरे डेल्टा HR इक्वल टू -11.6 किलो कैलोरी। ध्यान रखना, अगर मोल्स बदल देंगे इसका 0.5 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.5 कर दीजिएगा। तो ये सब ध्यान रखना। अभी मोल्स 1 ही दे रहे थे, इसलिए तुमको बहुत आसान लग रहा था और सब हलवा तरीके से बना ले रहे थे, लेकिन ये सारे चीजों को अच्छे से रखिएगा और अच्छे से सोचिएगा मेरे भाई। हाँ, हम बदल रहे हैं डेटा को। 100 मिलीलीटर ऑफ 1 m CH3COOH है, और मेरे भाई आपको 200 मिलीलीटर ऑफ 1 m NH4OH दे दिए, तो आपको डेल्टा HR निकालना है। इसमें निकालो मेरे भाई, ये ध्यान रखना कि डेटा मैटर करेगा। अब गेम कर दिए इस क्वेश्चन, जो तुम्हें अभी बोल रहे थे वैसा ही कुछ काम किए हैं। जल्दी बताओ मेरे भाई, कितना आ रहा है आंसर। जिसका आ जाएगा वो चैट पे हमें जवाब देगा मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही आसान है मेरे भाई, आप एकदम आसानी से कर लेंगे। बना किसी का? जेई मेंस में थर्मोकेमिस्ट्री से ज्यादा सवाल आते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। -1.3 तो देखते, चेक करना पड़ेगा खालिद आंसर, 2 आंसर वही आ रहा है। चलो चेक करते हैं मेरे में। तो H प्लस और OH माइनस मेरे में, ये भी ध्यान रखना कि ये H प्लस कितना हो गया, 1 इंटू 0.1 ये भी कितना हो गया, नहीं ये तो मेरे में ज्यादा हो गया, लेकिन पानी कितना बनेगा, पानी कितना बनेगा उतना ही न्यूट्रलाइज करेगा, ये भी ध्यान रखना, उतना ही न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये तो 0.2 मोल्स है, लेकिन जो पानी बनेगा मेरे भाई वो कितना मोल्स बनेगा, 0.1। लिमिटिंग रिएजेंट काम कर जाएगा। एक क्वेश्चन किए थे अभी इससे पहले। तो जब डेल्टा HR लिखेंगे मेरे भाई, कैसे लिखेंगे,
1.36 लिख दिए केवल, कहे 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन इस बार इससे भी आयोनाइज कराना पड़ा होगा, कितना मोल्स को 0.1, इससे भी 0.1 मोल्स को आयोनाइज कराना पड़ा होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे कैसे करेंगे, CH3COOH का आपको 1 दिए थे, तो 1 इंटू 0.1 प्लस, मेरे भाई ये सब लगेगा इसलिए प्लस में लिखा रहा है, और मेरे भाई OH माइनस को भी एक ही 0.1 मोल्स का ही जरूरत है हमें, तो ये 2 इंटू 0.1, तो 0.1 प्लस 0.2 0.3, तो 0.3 तो 1.06 ना आ जाएगा मेरे भाई, 1.06 ना आएगा, ठीक है, -1.06। ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाता है क्योंकि बेस जो है मेरे भाई हमें कितना न्यूट्रलाइज करना है, अरे मेरे भाई हमें तो उतना ही करवाना है, सब थोड़ी न्यूट्रलाइज करेगा, जितना न्यूट्रलाइज करेगा उतना ही के लिए पानी चाहिए, बाकी को हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप ये लाइन समझ में आ गया होगा, इसका यूनिट हो जाएगा किलो कैलोरी, इसका यूनिट हो जाएगा किलो कैलोरी मेरे भाई। तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी टाइप का इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार जल्दी से बताओ, अभी तक तुम्हें जितनी चीजें पढ़ाई गई वो क्लियर है, यस या नो? ठीक है, सुमित को क्लियर है मेरे भाई, ठीक, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बाकियों को भी क्लियर हो गया है, वेरी गुड माय डियर। अब थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक्स और बच गया है मेरे भाई, वो टॉपिक्स को एंड करेंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत आसान आसान चीजें हैं मेरे भाई, चलो फटाफट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और चैप्टर को एंड बोलेंगे, ठीक है। मेरे भाई कभी कभी आप लोगों को हाइड्रेशन इंथैल्पी का भी नाम सुने हो गया, हाइड्रेशन इंथैल्पी का, ठीक है, हाइड्रेशन इंथैल्पी का आप नाम सुने होंगे, मतलब पानी में डाल देना, वही चीज है मेरे में, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलो, इसी का नाम होता है एक और हाइड्रेशन इंथैल्पी, इसी का नाम एक और है हाइड्रेशन इंथैल्पी, दोनों का मतलब सेम है, पहले इधर इंथैल्पी लिखो या इधर लिखो, बात बराबर है मेरे भाई। तो मेरे भाई हाइड्रेशन इंथैल्पी को डेल्टा एच हम लोग कैसे लिखना चाहेंगे मेरे भाई, डेल्टा एच, हाइड्रेशन का मतलब मेरे भाई पानी डालना होता है, अगर हम सॉल्वेंट बोलेंगे ना तो ये सब थोड़ा सा और डिटेल में बात हम लोग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी करेंगे मेरे भाई, ठीक है। एक होता है हाइड्रेशन, एक होता है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब होता है भर के पानी डाल देना, भर के पानी डाल देना, ठीक है, तो कोई बड़ा चीज नहीं है डाइल्यूशन मेरे भाई, इसी को हम लोग यहीं पर हम लोग सॉल्वेशन भी बोल सकते हैं, और इसी को डेल्टा एच तुम बोल सकते हो सॉल्यूशन या सॉल्वेशन भी बोल सकते हो, कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, सब एक ही है। तुमको अगर डाइल्यूशन भी बोल सकते हैं क्या मेरे भाई, चल जाएगा, तुम डाइल्यूशन भी बोल दोगे ना, तो डेल्टा एच डाइल्यूशन भी बोल सकते हो, पानी मिलाने को डाइल्यूशन भी कहते हैं, सॉल्यूशन पानी मिला देंगे तो सॉल्यूशन भी बन जाएगा, सबका मतलब सेम ही है मेरे, सबका मतलब सेम ही है। अगर हम तुमको बोलेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या लिखना चाहिए, तो तुम कहोगे सर पानी डालने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगा या रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग कहेंगे सर। हाँ, एक बात और बता दें, पानी डालने से हमेशा आयोनिक कंपाउंड्स में, आयोनिक कंपाउंड में हमेशा एनर्जी रिलीज होगा, ऑब्वियस सी बात है, आयोनिक कंपाउंड्स में डेल्टा एच हाइड्रेशन हमेशा निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि आयंस में अट्रैक्शन होते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा, कैसा अट्रैक्शन होगा, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, इस टाइप का इंट्रैक्शन का नाम सुने होंगे, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हम लोग नोमेनक्लेचर की क्लास करें, थोड़ा हम लोग एक बार केमिकल बॉन्डिंग का भी और करा दीजिएगा, ठीक है, इस पर हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे, अभी रहने दो, अभी पहले टॉपिक को डिस्कशन कर लेते हैं, नहीं तो फ्लो में गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग फ्लो पे है तो फ्लो को फॉलो करते हैं। आयोनिक कंपाउंड से तो वहां पर आयंस के बीच में आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसलिए हमेशा एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है, तो फोर्स, अट्रैक्शन से कभी भी ना बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है, अट्रैक्शन ही तो बॉन्ड होता है मेरे, तो इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, जो इंथैल्पी में चेंज होगा वैसे रिलीज होता है जनरली एनर्जी है हमेशा, ठीक है।
कब मेरे भाई? जब कोई एनहाइड्रस का मतलब जिसमें पहले से कोई पानी नहीं मिला हुआ है, उसमें हम पानी मिलाना चाहते हैं, वेन एनहाइड्रस या फिर पार्शियली हाइड्रेटेड होगा, या फिर मेरे भाई कब उसमें पानी होगा, वो और चाहता होगा, और पानी से अट्रैक्ट होना चाहता होगा, और पार्शियली हाइड्रेटेड सब्सटेंस या आयोनिक कंपाउंड लिख दो, कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो पहले से ही खूब पानी में है मेरे भाई, जो पहले से ही खूब पानी में है, उसको क्या मतलब है पानी से? समझ में आया? उसको क्या मतलब है पानी से? वो तो ऑलरेडी, अब पानी आएगा भी ना तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, पानी ऑलरेडी उसके पास में बहुत सारा है मेरे भाई। तो हम लोग मेनली जो डिस्कशन करते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल बात करते हैं मेरे भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं इसको। कॉपर सल्फेट है मेरे भाई। कॉपर सल्फेट हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि सारे आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, और इसमें हम ला करके ना पानी डाल दिए, पानी लिक्विड वाला एक्वस 5 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, ठीक है? लिक्विड डाल दो या जो भी डालने का मन है मेरे पास, गैसियस फॉर्म में डाल दो, मॉइस्चर अगर होगा तो गैसियस होगा, मॉइस्चर भी हो सकता है। तो तुम कहोगे सर ये तो हाइड्रेट बन जाएगा, यस मेरे पास, ये क्या बना लेगा? 5 ही मॉलिक्यूल डाले थे तो ये 5H2O बना लेगा, तो ये भी एक हाइड्रेशन हुआ, इसमें पानी मिला है तो इसको हाइड्रेशन प्रोसेस कहेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे किसका हाइड्रेशन हुआ? तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा HR रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा H हाइड्रेशन, सॉल्वेशन, सॉल्यूशन, डाइल्यूशन, जो जो बोलने का मन है सब बोल सकते हो मेरे भाई, ऐसे बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे। तो हाँ सर बिल्कुल, हमें कोई आपत्ति नहीं, इसमें पानी मिलाया गया तो इसको हम लोग हाइड्रेशन किसका बोलेंगे? इसका हाइड्रेशन हुआ है। जैसे कंबशन बोलते थे, किसका कंबशन हुआ? उसका हुआ। हाँ, ये सब भी कंबशन जैसे डिफाइंड होता था पर मोल, ये सब भी पर मोल में ही डिफाइंड होगा। तो अब ये सारी चीजें अंडरस्टूड हो जाती है मेरे, ठीक है? ये सारी चीजें अंडरस्टूड हो जाती है। इसी का एक दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं मेरे भाई, जैसे मान लो पहले से ही किसी में पानी मिला हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे में, कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O, ये भी सॉलिड होगा, पता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O भी सॉलिड ही होता है मेरे। इसको चाहो तो गैस कर दो, G कर दो, गैसियस मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया मेरे भाई, तुम डैश जैसा बात कर दिए मेरे, ठीक है? तो अब इसमें अगर 3 मॉलिक्यूल्स पानी और मिला दिए, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर दिया, तो मेरे भाई इसको क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये भी सॉलिड है मेरे भाई, ये भी सॉलिड हो सकता है, किसी केस में लिक्विड भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। तो इस प्रोसेस को भी कहेंगे मेरे भाई हाइड्रेशन, डेल्टा HR जो होगा, डेल्टा H हाइड्रेशन किसका कहेंगे मेरे भाई? लेकिन इस बार डेल्टा H हाइड्रेशन कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O सॉलिड का कहेंगे। तो कहोगे हाँ सर समझ में आ गया। तो ये 2 एग्जांपल दिए तुम्हें आयोनिक कंपाउंड्स का, आयोनिक कंपाउंड्स का दिए। हम तुम्हें आयंस का भी दे सकते हैं, हम तुम्हें चाहेंगे तो आयंस का भी दे सकते हैं, हम चाहेंगे तो तुम्हें कोवेलेंट कंपाउंड का भी दे सकते हैं, सबका सॉल्वेशन हो सकता है। किसी को भी तुम पानी में डाल सकते हो मेरे भाई, ऐसा थोड़ी है कि हम NaCl को ही पानी में डालेंगे, फिक्स है क्या? ना, कोई फिक्स नहीं, किसी को भी डाल सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल किसी को भी पानी में डाल सकते हैं, सबके लिए डिफाइंड है। हम मेनली ये आयंस या आयोनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइंड होता है, मेनली बोल रहे हैं मेरे, ठीक है? हम तुम्हें अब कुछ आयंस का एग्जांपल दिखाते हैं मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि एग्जांपल है मेरे पास Cl- गैस था और उसमें उसको तुम पानी में ला करके डाल दिए 5H2O लिक्विड, तो मेरे भाई तो वो क्या बन जाएगा? Cl-.5H2O बन जाएगा, Cl-.5H2O। हो सकता है ये पानी में डालने के बाद लिक्विड बन गया होगा, हो सकता है कुछ और बने। इसी तरीके से मेरे भाई इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम बोलेंगे डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Cl- गैस। तो अगर ये सर ये सब बोलना हमको बहुत आसान लगने लग गया,
मेरे भाई अगर हम तुमको बोलेंगे ज्यादा पानी मिला देते, ऐसा थोड़ी कि 5 ही मिलाएंगे, हम ज्यादा भी मिला सकते हैं, 10H2O कहीं पर भी जितना पानी डालोगे मेरे भाई और हाइड्रेशन एनर्जी मिलेगा मेरे भाई। Cl-डॉट 10H2O लिक्विड बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन Cl- का, इसको भी कहेंगे। लेकिन अगर इसको हम डेल्टा HR1 बोले या H1 बोले, इसको डेल्टा H2 बोले, डेल्टा H हाइड्रेशन, दोनों में Cl- का ही हुआ है, Cl- गैस का। तो कोई बताएगा हमें ये दोनों में डेल्टा H1 क्या डेल्टा H2 के बराबर होगा या डेल्टा H2 बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, या डेल्टा H1 बड़ा होगा, कौन होगा मेरे भाई, क्या लगता है तुम्हें? आयंस का है, यस डेल्टा H2 बड़ा होगा, डेल्टा H2 मैग्नीट्यूड वाइज, इसमें मैग्नीट्यूड का लगा दो ताकि निगेटिव, ये रिलीज एनर्जी होगा तो निगेटिव में होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा H2 बड़ा होगा, डेल्टा H2 बड़ा होगा माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से चीजें डिफाइंड होती है मेरे भाई, इस तरीके से चीजें डिफाइंड होती है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देना चाहेंगे मेरे भाई, जैसे CO2 को पानी में डाल देते हैं, कहाँ पानी में, मतलब कहने का मतलब कोल्ड ड्रिंक में तो CO2 ही ना रहता है मेरे भाई, तो ये क्या बन जाएगा CO2 एक्वस कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसका डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ CO2 गैस कहेंगे, समझ गए। अब कितना पानी डाले वो सब में डिपेंड करेगा, या सॉरी ये एक्वस लिख दो, गैस को हटा करके एक्वस लिख दो, पानी का अमाउंट पे डिपेंड करेगा, XH2 रहेगा वो सब में डिपेंड कर जाएगा। तो ये लाइन क्लियर हो गया, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड हो, आयोनिक कंपाउंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो तुमको एक बात माइंड पे आया होगा, सर जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं, जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं, अगर डाइल्यूशन का अमाउंट, पानी का अमाउंट बढ़ाते हैं तो डेल्टा H हाइड्रेशन या डाइल्यूशन इंक्रीज करता है मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो इंक्रीज करता है। लेकिन क्या लगता है मेरे, खूब पानी डाल दिए, मान लो 1 बाल्टी पानी है और 1 मोल Cl- आयन का, और वो खूब एनर्जी दे रही है, मैं 2 बाल्टी पानी में भी उसको ले जाकर डालोगे ना तो अब और एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, वो ऑलरेडी कंप्लीटली डाइल्यूटेड है। तो आफ्टर सम टाइम्स हम लिखना चाहेंगे, आफ्टर सम टाइम्स डेल्टा H हाइड्रेशन जो हो जाता है बिकम्स कांस्टेंट, becomes constant when dilution is complete at infinite dilution, becomes constant at infinite dilution, उसके लिए जब इन्फिनाइट हो गया, इन्फिनाइट वैसा कुछ होता थोड़ी है, उसके लिए इन्फिनाइट हो जाए मेरे भाई तो एक टाइम के बाद कांस्टेंट होने लग जाएगा, एक टाइम के बाद कांस्टेंट होने लग जाएगा। तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आप सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। तो मेरे भाई अगर हम तुमको बोले कि डेल्टा H हाइड्रेशन का कर्व बनाए, ठीक है, अगर हम डेल्टा H सॉल्यूशन लिख दे, सॉल्यूशन लिखने से क्या होगा ना, हाइड्रेशन भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास, सॉल्वेंट है, कोई दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है, कोई दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है, जैसे अल्कोहल सॉल्वेंट भी हो सकता है, तो वो सब भी हम लोग ऑर्गेनिक में देखेंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड अगर लिख दिए, मैग्नीट्यूड वाइज है मेरे भाई, तो ये धीरे धीरे कर्व क्या होगा, बढ़ेगा मेरे भाई, ये ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट होने लग जाएगा। जैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा मेरे भाई तो हम बोलेंगे कि बेटा अब ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन में पहुंच गया है, अब ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन में पहुंच गया है, ये डेल्टा H सॉल्यूशन है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो एक बात हमें बताओ, ये जितनी भी चीजें तुम्हें समझाई गई अभी तक, क्या वो सारे टर्म्स, जितने भी डेफिनेशंस आए, जिस टाइप की बातें किए, वो सब कुछ समझ में आ गया क्या? अगर आ गया है तो एक बार चैट पे हमें यस लिखो, ठीक है।
सर वहां CO2 के साथ एक्वस लिखे हुए, तुम चाहो तो पानी भी लिख सकते हो ऋषि अग्रवाल, .xH2O भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं, तुम बाकी में भी एक्वस लिख सकते हो, ठीक है। हाँ ये सारा एक, खालिद बहुत अच्छा बात बोला कि सर ये सबको एक बार घर में देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा, ये सारे डेफिनेशन वाले टर्म्स है, तो आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा बीच बीच में, जब भी टेस्ट होगा या जब भी एग्जाम होगा तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आसान बहुत है मेरे में, और जब भी एग्जाम होगा तो आप बिना देखे नहीं बना सकते हो ये सब सवाल, ये फिक्स्ड है मेरे में। यही बोले थे थर्मोडायनेमिक्स के स्टार्टिंग में ही बोले थे, एक बार अभी बना लो, फिर मेरे भाई हमेशा जब भी एग्जाम होगा तो देखना पड़ता है इस चैप्टर। आयोनिक को उतना रिवाइज नहीं करना पड़ता है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को उतना रिवाइज नहीं करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं मेरे भाई जिसको रिवाइज करना पड़ता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कराएंगे और चैप्टर एंड हो जाएगा मेरे भाई। हाँ वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, मतलब ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, वैसे कभी आएगा भी नहीं कि इनफिनाइट डाइल्यूशन कितना होगा, तो हर के लिए अलग अलग इनफिनाइट होगा, ठीक है। तो वो एक बोल सकते इनफिनाइट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं मेरे, जो चीज नजर से, इंग्लिश में डेफिनेशन देखिएगा, तो जो चीज नजर से ओझल हो जाए, जिसको तुम काउंट नहीं कर पा रहे हो, अब क्या हो, समझ गए। तो ऐसा केस को हम इनफिनाइट बोलेंगे। मान लो 1 मोल Cl माइनस है, तो कोई बोलेगा सर 100 मोल्स पानी था उसके साथ, तो बोल सकते हैं कि वो इनफिनाइट है उसके लिए। 100 में थोड़ा सा कम चांसेस है, 1000 2000 बोल दिए तो बोलेंगे उसके लिए तो बहुत है मेरे भाई, एक के हिसाब से। वही वाला, जैसे KCKP में कैसे बोलते थे 10⁻3, वैसा वाला केस समझ लो कि 1000 हो जाएगा ना तो हम लोग इनफिनाइट मान लेंगे, उस रिस्पेक्ट पे बात होता है। तो क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे में, फाइंड फाइंड इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज when 20 moles 20 moles of Cl minus gas, हाँ एग्जाम्पल दिया है खाली, सही बात, वो भी कहलाएगा जो उसको काउंट नहीं कर सकते हो, Cl माइनस आर मिक्स्ड, ठीक है। फाइंड इंथैल्पी चेंज व्हेन 20 मोल्स ऑफ Cl माइनस आयन गैसियस फॉर्म में आर मिक्स्ड विथ 10 लीटर वाटर, 10 लीटर वाटर। मेरे भाई गिवन है, फाइंड करना है, यहाँ पे गिवन है आपको इंफॉर्मेशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन फॉर 2m Cl माइनस एक्वस, Cl माइनस एक्वस इक्वल टू -6 किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर बताना है मेरे भाई, कितना इंथैल्पी चेंज होगा, कितना इंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है। कितना इंथैल्पी चेंज होगा जब 20 मोल Cl माइनस आयन को मिक्स करेंगे 10 लीटर पानी के साथ। बताओ मेरे भाई। Cl माइनस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ठीक है, आप ऐसा अज्यूम कर लें Cl माइनस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। किसी का आंसर आ गया तो बता सकते हो मेरे में, किसी का आंसर आ गया है तो बता सकते हो मेरे में।
नहीं, कुछ अगर गड़बड़ है। किसी और का कोई आंसर? नहीं, हमको पता है ऋषि कहाँ पे फंस गया है, कहाँ पे ऋषि का गलती हुआ हमको पता है। क्वेश्चन को ऋषि एक बार और रीड करो, तुमको दिख जाएगा। गलत है, खालिद का भी गलत है। एनी अदर? इसके अलावा कोई और आंसर? कोई और आंसर मेरे भाई? चलो, अब लगता है हमें बता देना चाहिए मेरे भाई। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेरे भाई, सबसे पहले तुम मोलैरिटी निकाले होगे। तो मोलैरिटी जब Cl माइनस का निकालोगे तो 20 मोल्स डिवाइडेड बाई 10 लीटर्स, तो तुमको आ गया होगा 10 m आ गया होगा, है ना? 10 m। तो तुम कह दिए कि सर अच्छा 2m का -6 है तो आंसर 6 हो गया। तो मेरे भाई डेल्टा एच सॉल्यूशन फॉर Cl माइनस, यही वाला के लिए कितना है, -6 किलो जूल पर मोल। लेकिन सिंस आपके पास में 20 मोल Cl माइनस था, तो 20 मोल Cl माइनस के लिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 20, जो कि 620 जा 120 किलो जूल हो जाएगा। ये आंसर होगा। यहाँ पे तुम लोग गलती कर दिए कि आप सही बनाए मेरे भाई कि 6 आया सर 2m का, लेकिन पर मोल Cl माइनस का लिखा हुआ था। तो आप सही सोच रहे थे, थोड़ा थोड़ा आप गलती कर देते हैं मेरे भाई, जिसकी वजह से आंसर में मिस्टेक हो जाता है। बट आप लोग फिर भी ऑलमोस्ट सही था, कॉन्सेप्ट सही लगा रहे थे मेरे भाई। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे जाकर के एंड होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है,